ठीक है, आई थिंक शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जॉब इंटरव्यूज़। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेरी फील्ड से भी ताल्लुक़ रखता है। बाज़ औक़ात अक्सर इन्हीं इंस्टेंसेस पे बाज़ लोग रीच आउट करते हैं जब उनकी कोई विद इन ऑर्गेनाइजेशन जब वो कहीं किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे होते हैं, या बाज़ औक़ात कोई बंदा बिल्कुल शुरू से स्क्रैच में फर्स्ट टाइम कहीं अप्लाई कर रहा होता है। तो मैंने सोचा उसके ऊपर मैं एक सेशन भी रख लूँ, अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हैं, साथी इंटरेस्टेड हैं जिनको इस सेशन से फ़ायदा हो सकता है, इस कन्वर्सेशन से फ़ायदा हो सकता है, तो उनके लिए हम एक छोटा-सा सेशन रख लें, ताकि उसके अंदर इम्पोर्टेंट जो डायमेंशंस होती है जॉब इंटरव्यूज़ के, हम वो डिस्कस कर लें, और जो की क्वेश्चंस होते हैं उनको भी एक दफ़ा देख लें। तो इससे उनको इंशाल्लाह फ़ायदा हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह इन देयर जॉब प्लेसमेंट्स एंड जॉब इंटरव्यूज़। अच्छा, सो जब भी कोई टॉपिक हम डिस्कस करते हैं तो मुसलमानों का ये असूल है कि हमें पता हो कि वो बड़ी पिक्चर में कहाँ फ़ॉल करती है वो चीज़। तो जब हम करियर की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि मतलब ओवरऑल जो हमारी मुसलमानों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें इल्म हासिल करना है, दीन दुनिया दोनों का इल्म हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दुनिया के अंदर अच्छे तरीके से नेविगेट करने के लिए अपना इल्म हासिल करें। हमारी अमल का हमारा सफ़र चल रहा हो, जहाँ पे जो इल्म हम सीखते हैं, चाहे वो इबादत के अंदर है, मामलात के अंदर है, कहीं भी है, वो अमल उस पर हम खुद कर रहे हों। फिर खिदमत का शोबा आता है कि आप उम्मत के अंदर बेसिकली करियर और खिदमत लिंक हो जाते हैं, कि आप करियर के ज़रिए भी सोसाइटी की खिदमत करते हैं। आप अगर किसी ऐसी फील्ड के अंदर हैं, जिसकी उम्मत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके ज़रिए भी आप सोसाइटी को बेसिकली हेल्प कर रहे होते हैं, उनकी खिदमत कर रहे होते हैं। तो बाज़ जगहों पे ऐसा नहीं होता, बाज़ जगहों पे कोई आप इंसान सिर्फ सस्टेनेंस के लिए कोई काम कर रहा होता है, जिससे उसको रोज़ी आ रही होती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोगों को नहीं हो रहा होता। बाज़ जगहों पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदे को ये मौका देते हैं कि वो दोनों कंबाइन कर लेता है, यानी वो अपनी सस्टेनेंस भी हासिल कर रहा होता है, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा खिदमत भी दे रहा होता है। तो बहरहाल लेकिन हम अपने करियर को खिदमत भी बना सकते हैं, इसके अलावा भी हमें खिदमत की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो ये जो इंटरव्यू है, ये उसके साथ इसका ताल्लुक है। तो अगर हम अपना जो सस्टेनेंस वाला पार्ट है, मईशत वाला पार्ट है, कस्बे हलाल है, ये हमें हमारे लिए करना ज़रूरी है, ताकि हम इसके अंदर जब हमारा ये चीज़ सॉर्टेड होती है, तो हमारे लिए लाइफ में एक यकसुई होती है, आसानी होती है, हम बाकी दीन के काम जो हैं, वो आसानी से कर पाते हैं। अगर इसके अंदर चैलेंज आ रहा हो, या इसके अंदर हमें यानी ऊँच-नीच चल रही होती है, तो इंसान के बाकी मामलात भी डिस्टर्ब रहते हैं। तो इस हवाले से ये है कि हम ऑब्वियसली जो करियर रिलेटेड चीज़ें हैं, हमें उसका इल्म भी होना चाहिए, हमें उसके बारे में एक्सपर्टीज़ या वो हमें हासिल होनी चाहिए, ताकि हम अच्छे तरीके से अपने करियर को डिज़ाइन कर पाएँ। और इंटरव्यू जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम जब किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें पता हो कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से हमें वहाँ परफ़ॉर्म करना है, ताकि हम ज जॉब को एक्वायर कर सकें असबाब के दर्जे में। कुछ ऑब्वियसली करियर रिलेटेड बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। आपने देखा होगा अब जो पैलेस्टाइन इज़राइल इश्यू है, उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, आपने देखा होगा कि वो भी अपना रोल प्ले कर रही हैं। मतलब बाज़ ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो उनकी साइड पर हैं, तो आपको मालूम है कि प्रोडक्ट्स का भी बायकॉट चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं। तो एज़ ए मुस्लिम्स हमें बड़ी पिक्चर को भी देखना है कि गोइंग फॉरवर्ड हमारी जो मईशत वाला काम है, जिसमें नौकरियाँ हैं, बिज़नेसेस हैं, हमें उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है, ताकि हम इस तरह दुनिया पे डिपेंडेंट ना हो, इस तरह ऑर्गेनाइज़ेशन पे डिपेंडेंट ना हो। लेकिन वो अलहदा से एक टॉपिक है। आज का जो हमारा जो जो हमने मौज़ू रखा है, वो थोड़ा-सा लिमिटेड कैपेसिटी में रखा है। लेकिन ये चीज़ें भी हमें सॉर्ट करनी है, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। आप देखेंगे कि ये जो आपकी मल्टीनेशनल्स हैं, इवन लोकल कंपनीज़ भी हैं, ये जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं, उनके एम्बेसडर बन रहे होंगे। तो हमारे लिए काम करना और मुश्किल हो जाएगा। मतलब हम सब के लिए मुश्किल होगा, हमारी नस्लों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बड़े टॉपिक्स पे भी हमें सोचना है कि हम जो अपने मईशत वाला एस्पेक्ट है, सस्टेनेंस वाला एस्पेक्ट है, उसको सॉर्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो वो किसी और दिन के लिए टॉपिक है। आज हम अपने टॉपिक को थोड़ा-सा लिमिट रखते हुए सिर्फ़ इंटरव्यू पे इंशाल्लाह फ़ोकस करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि बिगर पिक्चर में ये टॉपिक है, कहाँ फ़ॉल करता है। तो ये ऑब्वियसली हमारी करियर और सस्टेनेंस इसका ताल्लुक है। तो थोड़ा-सा अपने बैकग्राउंड की बात करता हूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा मैं इस तरह से आइडिया दे दूँ कि क्यों मेरे ज़हन में ये टॉपिक आया, और जो मेरा ओवरऑल अभी तक एक्सपीरियंस रहा है विद रिक्रूटमेंट एंड एचआर, तो उसकी बेस पे मैं इंशाल्लाह एग्ज़ाम्पल्स भी कोशिश करूँगा इन चीज़ों से लिंक करूँ। तो अप्रॉक्सिमेटली 10 इयर्स हो चुके हैं एचआर के अंदर, कंसल्टिंग से लेके ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर भी काम किया है। तो उसके अंदर जितने भी मल्टीपल शोबे हैं ऑर्गेनाइज़ेशन के, फाइनेंस, कमर्शियल, डिजिटल, टेक्नोलॉजी, जहाँ पे बिज़नेस पार्टनरिंग भी की है और उनके साथ हायरिंग में भी इन्वॉल्व रहा हूँ। इसी तरह ऑर्गेनाइज़ेशन डेवलपमेंट है, ऑर्गेनाइज़ेशन का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, ऑर्गेनाइज़ेशन का बिल्ड कैसे करते हैं, हमारी वर्कफ़ोर्स कैसी होनी चाहिए, किस तरह से उसको स्ट्रक्चर करना है, उनको डेवलप कैसे करेंगे, उनकी लर्निंग की नीड्स कैसे पूरी करेंगे। इसी तरह ऑर्गेनाइज़ेशन के लोगों को एंगेज कैसे रखा जाए, लीडरशिप डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक्स पे अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस रहा है ऑर्गेनाइज़ेशंस के अंदर। तो उसी बेस पे मैंने सोचा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मुझे ऐसे साथियों की जिनको ज़रूरत है, जिनको हू थिंक यार उनको इस तरह के सेशंस हेल्प कर सकते हैं, उनके लिए ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो दिस जस्ट अ बिट ऑन द बैकग्राउंड। अच्छा,
तो मेरी जो इंटरव्यू की हमेशा मेथोडोलॉजी रही है विद इन ऑर्गेनाइजेशंस भी, और वैसे भी जब मैं साथियों से बात करता हूँ तो आई कीप इट वेरी सिंपल, और उनको बेसिक्स पे लेकर आता हूँ, ताकि उनको जब बेसिक समझ में आ जाती है, फिर जो उसकी एडवांस चीज़ें होती हैं या उसकी ऐसी चीज़ें जो यानी जो कोई भी एम्प्लॉयर डिफरेंट तरीके से उस कैंडिडेट को असेस करता है या कोई और चीज़ें लेकर आ जाता है, तो उसको वो आसानी से सॉल्व कर पाते हैं अगर उनको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी बंदे को हायर करती है तो वो तकरीबन 4 चीज़ें देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि अगर बंदा इंटरव्यू में आया है, बंदा किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो एक तो वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए उस काम के लिए, और उसको उस काम के लिए मोटिवेशन होनी चाहिए। यानी मोटिवेशन का ये मतलब नहीं होता कि उसको बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई वो अपने आप को अलाइन कर रहा हो या बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजायर शो कर रहा हो, ये इसका मतलब नहीं होता। इसका ये मतलब होता है कि जब अगर ये हमारे पास बंदा आ रहा है तो इसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हमारे काम के अंदर होना चाहिए, ताकि ताकि जब ये काम करेगा तो ये हमारे लिए परफॉर्म करेगा। देखिए कोई भी जो लाइन मैनेजर जब बंदा हायर करेगा तो वो डिसइंटरेस्टेड आदमी हायर करना अफोर्ड नहीं कर सकता, या ऐसा बंदा जो कि प्रिपेयर्ड नहीं, प्रिपरेशन सही नहीं करता, उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सबसे पहला काम ये है कि दे लुक फॉरवर्ड कि एक जो भी बंदा है वो प्रिपेयर्ड हो और मोटिवेटेड हो। तो ये एक पर्सोना, यानी एक आइडियल कैंडिडेट का ये पहला पर्सोना होता है। दूसरा, जिस रोल के लिए इंटरव्यू ऑर्गेनाइजेशन आपको इंटरव्यू कर रही होती है, उसके अंदर फंक्शनल कॉम्पिटेंस उसकी मजबूत होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई डेटा एनालिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हायर कर रही है, कोई रिक्रूटर ऑर्गेनाइजेशन हायर कर रही है, या कोई डेवलपर ऑर्गेनाइजेशन हायर कर रही है, तो जिस शोबे का के अंदर वो बंदा है उसकी कमांड उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट वो ये देखते हैं, या फॉर एग्जांपल मैं जो एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो काम उस बंदे से करवाना चाहता हूँ, मुझे रीजनेबल एविडेंस नजर आना चाहिए कि ये बंदा ये जॉब परफॉर्म कर सकता है। ये दूसरा एलिमेंट है। तीसरा जो है वो बिहेवियरल कॉम्पिटेंस है। बिहेवियरल कॉम्पिटेंस यानी आप किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर जब काम करते हैं तो आप लोगों के साथ टीम वर्क, यानी लोगों के साथ चल सकें, ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल माहौल होता है उसके साथ अच्छे तरीके से चल सकें, ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट्स होते हैं उनको डिलीवर कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बिहेवियरल साइड से। और चौथी चीज़ है अडेप्टेबिलिटी। बाज़ का तभी आजकल जो हमारी मार्केट चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन को भी टैलेंट इश्यूज फेस आते हैं, यानी इस तरह इश्यूज इस तरह फेस आते हैं कि हर पोजीशन के लिए बंदा मिलता नहीं है, रिक्वायर्ड जो टैलेंट है या रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है वो मिलता नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी अडेप्टेबल हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन भी कहती है अच्छा यार, एक बंदे के पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हम उस तरह का बंदा हायर करना चाहते हैं, लेकिन अगर उस तरह का बंदा नहीं मिल रहा या उस तरह की कॉम्पिटेंसीज वाला बंदा हमें नहीं मिल रहा, तो हमको ऐसा बंदा हायर कर लेते हैं जिसका चलो 2 साल एक्सपीरियंस हो लेकिन उसके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी हो, यानी फ्यूचर में जाके ये काम सीख लेगा। तो ये 4 चीजें बुनियादी हैं। आई थिंक मैं जितने भी इंटरव्यूज कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक ये 4 चीजें हम लोग जो है वो देख रहे होते हैं कि बंदा प्रिपेयर्ड हो, मोटिवेटेड हो, फंक्शनल उसकी कॉम्पिटेंस हो, बिहेवियरली ठीक हो, और अडेप्टेबल हो, यानी चीजें सीख सकता हो, लर्निंग एजिलिटी हो उसके अंदर, उसको हम सिखाएं तो वो सीख जाए, उसको कोई काम दिया जाए तो वो उसके अंदर हो कि अच्छा मैं काम कर सकता हूँ, हिम्मत हो उसके अंदर, थोड़ी सी ब्रेवरी हो। तो ये 4 चीजें हम देख रहे होते हैं। अब अक्सर क्या होता है कि बाज लोग फंक्शनली कॉम्पिटेंट होते हैं, बिहेवियरली भी ठीक होते हैं, अडेप्टेबिलिटी भी ठीक होती है, प्रिपेयर्ड होते, इंटरव्यू में प्रिपेयर्ड होके नहीं आते। मतलब आपने उनसे कोई सवाल पूछते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आप उनसे पूछते हैं जिस पोजीशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उस हवाले से कोई सवाल पूछते हैं, तो उनको पता नहीं होता। तो ये बिल्कुल रेड फ्लैग होता है, यानी किसी भी इंटरव्यू लेने वाले के लिए जब उसको ये पता चल जाए कि बंदा इंटरेस्टेड नहीं है या बंदा प्रिपेयर्ड नहीं है, उसके बाद फिर ये मैटर नहीं करता कि वो बंदा कितना फंक्शनली अच्छा है या कितना बिहेवियरली अच्छा है या कितना अडेप्टेबल है, क्योंकि ये रेड फ्लैग हो गया कि अच्छा ये बंदा इंटरव्यू के लिए आया है और इसने थोड़ी सी भी तैयारी नहीं की, और ये 2-3 सवाल पूछने के बाद इंटरव्यूअर को अंदाजा हो जाता है कि बंदा प्रिपेयर्ड होके आया नहीं आया, इसकी इस जॉब के अंदर, इस पोजीशन के अंदर या इस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है, या ये वाकई इस रोल पे आना चाहता है या नहीं आना चाहता। तो ये 4 चीजें जो है वो पर्सोना, को इंशाल्लाह वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सो ये बेसिकली आइडियल कैंडिडेट का पर्सोना, और ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं चारों के गिर्द होते हैं। अच्छा अच्छा, अब हाँ, अब पहले सवाल आएगा कि हम कैसे प्रिपेयर्ड नजर आए और कैसे मोटिवेटेड नजर आए। यानी फॉर एग्जांपल जब मैं इंटरव्यू किसी पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो हाउ शुड आई लुक प्रिपेयर्ड एंड हाउ शुड आई लुक इंटरेस्टेड एंड मोटिवेटेड, ये कैसे कर सकता हूँ मैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब आप किसी बंदे से मिसाल के तौर पर मिलने जाते हैं, आप किसी बंदे से मुलाकात करने जाते हैं, तो आप अगर किसी दोस्त से मिलने जाते हैं तो दोस्त के बारे में आपको उसकी चीजें पता होती हैं, अच्छा ये कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या इसकी तालीम है, सारी चीजें आपको मालूम होती हैं। तो उसके साथ आपका ताल्लुक भी बेहतर होता है, उसमें आपकी उसके साथ आपका जो यानी इंटरेक्शन है, डिस्कशन है, वो ज्यादा बेहतर होती हैं बनिस्बत एक स्ट्रेंजर। आपको कोई गली में बंदा नजर आता है, कहीं मोहल्ले में बंदा नजर आता है जिसको आप जानते नहीं है,
तो ऑब्वियसली आप उस बंदे के साथ अपना ताल्लुक तो शुरू में तो बिल्ड नहीं कर सकते, उस बंदे के बारे में जानना पड़ेगा ना। तो इसी तरह आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब जा रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक बिल्ड करना है, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अपना इंटरेस्ट शो करना है कि मैं आपके इदारे में आना चाहता हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूम होना चाहिए, ये बिल्कुल बुनियादी बात है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पहला काम, जब भी आप किसी जगह इंटरव्यू दें तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यानी पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल सोल्यूशन है, उनकी वेबसाइट पे चले जाएं। वेबसाइट पे उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा होता है, अपनी टीम्स के बारे में लिखा होता है, उनकी फ्यूचर डायरेक्शन क्या है वो लिखा होता है। तो वेबसाइट को स्किम कर लें, वहां से नोट्स ले लें, 4 5 6 बुलेट पॉइंट्स ले लें कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बड़े बड़े काम क्या करती है, कस्टमर्स इनके कौन है, प्रोडक्ट्स कौन है, कितना कमाते हैं, मल्टीनेशनल है, लोकल है, कितने ऑफिस हैं, किन जगहों पे ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है। फिर एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर कंपनीज ने अपनी तकरीबन आई थिंक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, वो एनुअल रिपोर्ट्स में वो क्लब कर देते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारे रिवॉर्ड की फिलोसफी क्या है, ये वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर जो हम मेंशन कर देते हैं। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ लें, वेबसाइट से देख लें। फिर एक और आसान तरीका होता है कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके फॉर्मर एम्प्लॉयज से बात कर लें। आप उनसे पूछा, कोई उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उस बंदे को कॉल कर लें कि अच्छा यार, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहे तो आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर क्या है, पॉलिसीज क्या है, प्रोसेस क्या है, जो वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो उसको पता होती है, जो वो दे सकता है, वो आपके साथ शेयर कर देगा। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको मालूमात मिल जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और मिसाल के तौर पर इंटरव्यू में जाते हैं और जो इंटरव्यूअर है उससे सिंपल सवाल पूछता है कि क्या आपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ रिसर्च करके आए हैं, और आप सिंपली कहें कि नहीं यार मुझे टाइम नहीं मिला, तो आप सोचें कि उसके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। वो कहेगा अच्छा ये बंदा इंटरव्यू देने आया था, इस पोजीशन के लिए आया है जिसके ऊपर हम इतना पे करेंगे, इससे ये काम कराएंगे, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, लेकिन इसने 5 मिनट भी नहीं निकाले हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जरा सी रिसर्च भी नहीं की। तो ये उसके लिए एक रेड फ्लैग है कि यार ये बंदा जो है सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, वो आगे जाएगा ही नहीं। उसके बाद वहीं से उसका जो इंटरव्यूअर है वो डिसइंटरेस्ट में चला जाएगा और वो आपको उस तरह से बेनिफिट डाउट या आपको यानी आगे प्रोबिंग सवाल वो इतने पूछेगा नहीं। वो फिर उसको टाइम को बस कुछ अपने जो पेट सवाल है पूछ लेगा, डिसीजन वो कर चुका होगा। दूसरा ये है कि जिस शोबे में अप्लाई कर रहे हैं उसके उस इंडस्ट्री के बारे में आपको मालूम हो, उसके ट्रेंड्स के बारे में मालूम हो। मिसाल के तौर पे मैं टेलीकॉम के अंदर काम करता हूं, तो मैं पता हो कि अच्छा टेलीकॉम इंडस्ट्री फ्यूचर में कहाँ जा रही है, क्या इसके अंदर फ्यूचर में कौन सी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इसके अंदर कौन से आईटी की चीजें इस्तेमाल होती हैं, टेक्नोलॉजी का इस इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री को, कस्टमर्स इनके कौन से हैं, इनके प्रोडक्ट्स कौन कौन से थे। मिसाल के तौर पे आप टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर इंटरव्यू देने गए हैं और आपको ये नहीं पता कि इनके कस्टमर्स कौन से हैं या प्रोडक्ट्स कौन से हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक वो बात है, ये हमें पता होना चाहिए, इंडस्ट्री के बारे में मालूम होना चाहिए। तो इसके बारे में रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। मतलब आप किसी आप सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं, सिस्टम लिमिटेड है फॉर एग्जांपल, या कोई और कंपनी जिसमें अंदर अप्लाई करते हैं, तो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में चीज़ों का पता होना चाहिए, कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही हैं, किन लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स बिल्ड हो रहे हैं, या फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट डिलीवर कर रही हैं, किस फील्ड में कर रही है, एजुकेशन के अंदर कर रही हैं, ई कॉमर्स के अंदर वो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो वो हमें इंडस्ट्री के बारे में ओवरऑल मालूम होना चाहिए। और फिर एक बुनियादी बात, आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी का हर इंडस्ट्री के ऊपर, हर कंपनी के ऊपर इसका इम्पैक्ट है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस शोबे में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, उनके ऊपर टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे हम टेलीकॉम के अंदर तो हमारे पास कोई बंदा आएगा, तो हम उससे सिंपल पूछेंगे कि यार एआई जो है, आपको क्या लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर एआई का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, एआई किस तरह से उसको इन्फ्लुएंस करेगी, उसके पॉजिटिव उसके नेगेटिव्स। तो हमें लगेगा कि बंदा सोच क्या है, बंदा कुछ चीजों के ऊपर गौर करके आया है। सो ये दूसरी चीज हमें पता चलेगी कि बंदा प्रिपेयर्ड है, मोटिवेटेड है या नहीं। और तीसरी चीज, जिन जिन आप फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों को आप इंटरव्यू दे रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनका काम क्या है, उनकी प्रोफाइल्स आजकल तो बहुत आसान हो गया है, लिंक्डइन के ऊपर आप जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जो फंक्शनल आपका लाइन मैनेजर है जो आपको इंटरव्यू कर रहा है उसकी आप प्रोफाइल पढ़ लें, अच्छा कौन सा ये काम करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसका रोल क्या है। ये आपको रिक्रूटर भी जिसको जो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहा होता है वो भी आपको बता देता है, और आप खुद भी जो है वो लिंक्डइन वगैरह के ऊपर जाकर उस बंदे के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर मेरे नजदीक की 3 चीजें अगर आप कर लेते हैं, इनके ऊपर आप आधा आधा घंटा तीनों चीजों को भी देते हैं, तो आपके पास एक इनफ इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि अच्छा जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, इंडस्ट्री कैसी है, इंडस्ट्री की चीजें क्या चल रही हैं, और जिन बंदों से मिल रहा हूँ वो कौन लोग हैं। ये 3 चीजें अगर आप कर लेते हैं तो फिर बहुत आसान हो जाता है। यानी ये जो ही इंटरव्यूअर आपसे आपसे मिलेगा ना, तो आप कुछ लैंग्वेज जो ही बात करेंगे तो उसको अंदाजा हो जाएगा, अच्छा ये बंदा हमारी चीज के बारे में पढ़ के आया है, हमारे इंडस्ट्री के बारे में पढ़ के आया है, हमारे चीजों के बारे में सोच कर आया है। सो ये दिस गिव्स द एविडेंस ऑफ प्रिपरेशन एंड मोटिवेशन। एंड और इससे क्या होता है, जब आप ये करके जाते हैं तो आप खुद भी कॉन्फिडेंट होते हैं इंटरव्यू के दौरान
अक्सर औकात क्या होता है कि बंदे को आता बहुत कुछ होता है, चीजें भी सारी पता होती है, काम भी आता होता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं होता ड्यूरिंग द इंटरव्यू, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं होता उसको लगता है अच्छा कोई अनएक्सपेक्टेड सवाल आएगा तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। वो जब अनप्रिपेयर्ड होता है तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है, वो फिर उस तरह से जो अगर कोई मुश्किल सवाल आता है उसको टैकल नहीं कर पाते। तो ये बुनियादी तौर पे 3 करने वाले काम है। अगर अगर आप, मैं इसको आसान लफ्जों में बताऊं, जब भी आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरव्यू हो तो आप एक वर्ड ओपन करें, उसमें लिखें ऊपर ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री और इंटरव्यूअर्स, उनके बारे में बुलेट पॉइंट्स पहले सर्च वगैरह करके बुलेट पॉइंट्स में लिख लें, ताकि आपको प्रिपेयर्ड हो चीजें। अच्छा यार, इनकी मेन मेन चीज़ा चीज़ा चीजें क्या है, ताकि जब आप इंटरव्यू में जाए तो आप प्रिपेयर्ड हो। तो ये पहला काम है जो हमें करना है, क्योंकि ये अगर नहीं होगा ना तो कोई चांस नहीं है इंटरव्यू में सेलेक्ट होने का, बहुत मुश्किल है कि कोई आपको चांस दे। अगर उनको लगे कि यार इसका इंटरेस्ट नहीं है और ये प्रिपेयर्ड होकर नहीं आया, बहुत मुश्किल है। आई थिंक मैंने जितने भी इंटरव्यूज अभी तक किए अल्हम्दुलिल्लाह टेलर के अंदर या और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग जो डिस्क्वालीफाई होते हैं या जिनको सेलेक्ट नहीं किया जाता, वो बुनियादी तौर पर ये वजह होती है। यानी शुरू में ही इंटरव्यू को पता लग जाता है कि अच्छा ये बंदा जो है वो प्रिपेयर्ड होकर नहीं आया, रिसर्च करनी। और अक्सर कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो जो सिलेक्ट नहीं होते, उनकी वजह ये होती है कि प्रिपेयर्ड नहीं होते, मोटिवेटेड नहीं होते। हम उनसे सवाल कुछ पूछते हैं तो वो कहते हैं नहीं मुझे वक्त नहीं मिला, मैं पढ़ के नहीं आया, या मुझे इस चीज़ का नहीं पता। तो और हम उस सवाल को उससे बहुत ज्यादा नहीं पूछ रहे होते कि ऑर्गेनाइजेशन के आप इंटरनल कोई चीजें बताएं, उससे बहुत पब्लिक इन्फॉर्मेशन पूछ। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकॉम में कोई आएगा तो हम उससे पूछेंगे अच्छा यार हम कौन से प्रोडक्ट्स बेचते हैं, हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। या फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री फ्यूचर में यानी टेलीकॉम कहाँ जा रहा है, इस फ्यूचर की इंडस्ट्री क्या चीजें आने वाली है, बिल्कुल बुनियादी से ओपन एंडेड सवाल होते हैं। अगर कैंडिडेट थोड़ा सा भी पढ़ के आएगा तो उसका वो आसानी से जवाब दे पाता है। और सो ये बुनियादी और क्रिटिकल चीजें जिसको मैं एड्रेस करना चाह रहा था। और प्रिपरेशन ही का आगे भी जो बाकी चीजें उनके साथ भी ताल्लुक है। अच्छा, दूसरी चीज है फंक्शनल कॉम्पिटेंस। अब ये ऑब्वियसली जब आप फॉर एग्जांपल आप प्रिपरेशन अपनी और मोटिवेशन शो कर चुके हैं, तो अब जो लाइन मैनेजर है, जो इंटरव्यूअर्स हैं, वो आपसे इंटरेस्टेड होंगे कि अच्छा इसको अपना काम आता है या नहीं आता, यानी जिस काम के लिए हम इसको इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या इसके बारे में इसको पता है चीजों का या नहीं पता। तो अब इसके बाद जो फंक्शनल सवाल होंगे वो ज्यादातर ये लाइन मैनेजर ये कॉन्फिडेंस हासिल करना चाहता है कि यार जिस काम के लिए मैं इसको ला रहा हूँ, इसको ये चीजें आती हैं या नहीं आती, इसको ये काम कर सकता है या नहीं। ये उसका दूसरा जो है वो जिसका ज़हन में कंसर्न चल रहा होता है, वो ये इसको एड्रेस करता है। तो देखिए इसके अंदर आप अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटा एनालिस्ट हूं तो मैं बताऊंगा अच्छा मैं पहले 2 साल डेटा एनालिसिस के अंदर काम कर चुका हूं, और डेटा एनालिसिस में मैंने क्या क्या काम किए, मेरी की अचीवमेंट्स क्या है। मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई डेटा सॉर्ट करके दिया, कोई एनालाइज करके दिया, उसमें से कुछ साइट्स निकाल के दी तो ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज में फायदा हुआ। तो ये मैं अपनी की अचीवमेंट्स उसको बताऊंगा। अगर तो कोई ऐसा कैंडिडेट है जो इंटरव्यू दे रहा है जो कि अपनी फील्ड के अंदर कुछ वक्त लगा चुका है, उसके लिए तो ये काम बहुत आसान है। उसको सिंपल ये करना है, वो 5 मिनट बैठेगा, मतलब जब प्रिपेयर कर रहा होगा इंटरव्यू की तैयारी के लिए, 5 मिनट बैठे और वो लिस्ट डाउन करे कि अच्छा यार मैंने अपनी फील्ड के अंदर कौन कौन से काम किए इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट वाइज प्रोजेक्ट बाई प्रोजेक्ट लिखता जाए। और उसको स्टार मेथोडोलॉजी कहते हैं, उसको यूज करें। स्टार मेथोडोलॉजी क्या होती है कि आप बताएं कि सिचुएशन और टास्क क्या था, यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, यानी आप कौन सा मसला हल कर रहे थे वो डिस्क्राइब करें। फिर बताएं कि आपने उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपने क्या किया। फिर अपना काम बताएं, इंटरवेंशन आपने क्या की, और फिर बताएं कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ, नुकसान हुआ, हाउ डिड इट टर्न आउट टू बी। तो ये 3 चीजें बेसिकली आप जब भी अपना कोई तजर्बा किसी बंदे को एक्सप्लेन करते हैं तो ये 3 चीजें जनरली पता होना चाहिए। अब इसके अंदर जो इंटरव्यू देने वाले लोग हैं वो गलती क्या करते हैं, वो हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा यार आप अपने फॉर एग्जांपल डेटा एनालिसिस का कोई बताएं सक्सेस स्टोरी, आपने पहले क्या काम किया है। तो वो अक्सर कोई ग्रुप प्रोजेक्ट बता देंगे कि अच्छा हम हमारी टीम ने ये प्रॉब्लम एड्रेस किया था और हमने यूं किया था। अब देखिए इंटरव्यू का मसला है, वो चाहता है कि मुझे इस बंदे के बारे में पता चले कि क्या ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। अब जो इंटरव्यू देने वाला है वो अपनी टीम के बारे में बात कर रहा है कि हम हमारी पूरी टीम ने ये काम किया। अब इससे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि इस बंदे को ये काम आता है या नहीं आता। तो आप जब अगर कोई टीम का भी प्रोजेक्ट था तो टीम के प्रोजेक्ट पे बात करते हुए आप अपना रोल बताएंगे कि अच्छा मेरा उसमें रोल क्या था। फॉर एग्जांपल हमने एज ए टीम एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लेकिन उसके अंदर मैंने ये चीजें एड्रेस की। ठीक है, तो आपका अपना रोल बड़ा क्लियरली स्पेल आउट होना चाहिए, बताना चाहिए कि आपका रोल क्या था, आपने उसमें क्या रोल प्ले किया, आपने टीम को मैनेज किया, आपने टीम को लीड किया, या आपने टीम के अंदर पार्टिसिपेट करके कोई प्रॉब्लम को एड्रेस किया, हेल्प किया अपनी टीम को। तो वो आपने कौन सा काम किया, तो वो इसमें इंटरेस्टेड होता है। और देखिए सिंपल ये भी जैसा मैंने कहा कि मेरी इंटरव्यू की जो मेथोडोलॉजी है वो बहुत सिंपल सिंपल मैं उसको लेके चलता हूँ। तो इसके अंदर भी देखिए इंटरव्यू जानना चाहता है कि इस बंदे को काम आता है या नहीं आता। आपको 2 लाइन यानी 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर ये एक्सप्लेन करना है कि मुझे काम आता है। तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन देनी है जिससे इंटरव्यूअर को कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ हाँ इस बंदे को काम आता है। तो आप सिचुएशन बताएंगे कि इशू क्या था, फिर आप अपना रोल बताएंगे कि उसमें आपने इंटरवेंशंस क्या क्या की, और फिर आप बताएंगे कि उसका रिजल्ट क्या निकला। तो ये मेथोडोलॉजी आप कोई भी जब एग्जांपल देते हैं इंटरव्यू के दौरान अपने काम की, अपनी अचीवमेंट की, तो आप ये चीजें डिस्क्राइब करते हैं ताकि, क्योंकि देखें कोई बंदा भी आके कह सकता है कि यार मैंने ये 10 10 10 काम किए हैं,
इससे किसी को नहीं पता चलेगा क्या ये काम वाकई इस बंदे ने किए या नहीं किए। जब आप ये सिचुएशन बताएंगे, एक्शन बताएंगे और रिजल्ट बताएंगे, तो इंटरव्यूअर को कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ इस बंदे ने ये काम किया है, और फिर उसका कोई फॉलोअप क्वेश्चन होगा तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अक्सर अब इसमें क्या मसला होता है, बाजू का बंदे ने काम किया होता है, बाजू का तो उसने सही तरीके से प्रोजेक्ट किए होते हैं, लेकिन इंटरव्यू से पहले उसने जब तैयारी नहीं की होती ना, ये इन तीन चीजों के अंदर लिखा नहीं होता, सिचुएशन, एक्शन, रिजल्ट, इस तरह से उसने प्रिपरेशन नहीं की होती, तो अक्सर औकात क्या होता है कि वो अपना प्रोजेक्ट जो उसने किया है वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता टू द इंटरव्यूअर, वो भी सही मानों में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता, तो इससे वो लूज कर रहा होता है। हालांकि काम उसने किया है लेकिन वो उसको सही मानों में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि यार सिचुएशन क्या थी, वो सिचुएशन को बता देगा या सिर्फ प्रोजेक्ट को वन लाइन में खत्म बता देगा कि हमने ये डिलीवर किया था। अब इंटरव्यूअर को कभी भी एक लाइनर से, दो लाइनों से, डिस्क्रिप्टिव लाइनों से कभी भी पता नहीं चलेगा कि इस बंदे को ये वाकई इसने काम किया या नहीं किया। तो जब आप इसको ये स्टार मेथोडोलॉजी के जरिए एक्सप्लेन करेंगे कि सिचुएशन क्या थी, अब इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं डेटा एनालिसिस के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं कहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल हमारी जो फलाना डिपार्टमेंट था उसकी सेल्स गिर रही थी, तो ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कहा कि यार आप जरा प्रोब करें कि ये सेल्स क्यों गिर रही हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, और मैं जब गया तो मैंने डेटा, कस्टमर्स का डेटा निकाला, मैंने पिछले 3-4 साल के ट्रेंड्स निकाले, मैंने देखे कि जो है वो हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो पिछले 2 सालों में कंसिस्टेंट आ रहे हैं। फिर अचानक जो है वो पिछले जो जनवरी से लेकर फरवरी तक मैंने देखा कि वहाँ पर रेवेन्यू का डिप आया है। तो जब मैंने अपनी टीम से चेक किया, सो उस डेटा की बुनियाद के ऊपर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, फिर मैंने अपनी टीम से चेक किया तो पता चला कि वहाँ पे सिस्टम का कोई शिफ्ट आया था, जिस शिफ्ट की वजह से ये चीज़ें डिक्लाइन आना शुरू हुई। अब आपने बताया कि आपने किस तरह से लोगों के साथ मिला, लोगों से आपने कोलैबोरेट किया, आपने डेटा एनालिसिस किस तरह से किया। फिर मैं फॉर एग्जांपल अगर मुझे टूल्स आते हैं तो बताऊंगा कि हाँ मैंने फॉर एग्जांपल एक्सेल, एडवांस एक्सेल फार्मूलाज के जरिए मैंने जब यानी 10,000+ का जो कस्टमर्स का डेटा था, मैंने जब उसको एनालाइज किया। अब जब मैं ये लाइन बोलूंगा तो जो इंटरव्यूअर उसको पता चल जाएगा, अच्छा यार उसको एक्सेल भी आता है, टूल्स भी आते हैं, ये इतने लार्ज डेटा सेट्स को एनालाइज भी कर पाता है। तो ये सारे जब आप बता रहे होंगे कि आपने काम क्या किया है, और फिर जब ये कह रहा है कि इसने दूसरी टीम्स को भी रीच आउट किया है, तो इससे क्या पता चलेगा कि अच्छा यार ये दूसरी लोगों को रीच आउट कर सकता है, इसका लोगों के साथ ताल्लुक अच्छा है, ये बिल्ड करता है रिलेशनशिप, और ये हिचकिचाता नहीं है लोगों को रीच आउट करने के हवाले से। तो ये दूसरा यानी वहां से पता चल जाएगा। फिर आप बताएंगे कि जब हमने ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया तो फिर हमने टीम से मिलकर प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया, और उसका फायदा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों के अंदर जब सिस्टम के इश्यूज हमने हल किए तो सेल्स जो है बेहतर होना शुरू हो गई। और हमने इन्हीं तो अब आप बता पाएंगे कि उसका रिजल्ट क्या निकला, और फिर आप ये बता सकते हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से आई वाज रिकॉग्नाइज्ड, और मुझे रिकग्निशन मिली कि अच्छा इस बंदे ने हमारा ये फला मसले की जो रूट कॉज को एड्रेस करके हमारा ये मसला हल कर दिया। इस तरह से आप पूरी एग्जाम्पल बताते हैं। ऑब्वियसली इंटरव्यू जब पेश चलता है तो आप खुद जज कर सकते हैं कि बाज़ औक़ात इंटरव्यूअर आपको कम टाइम देता है, बाज़ औक़ात ज़्यादा देता है, तो अपने आंसर को फिर आप उस तरह से पेश कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आपको आप लंबे तरीके से पूरा एक्सप्लेन करते हैं, बाज़ औक़ात आपको थोड़ा सा टाइम देगा तो आपको क्विकली अपना काम बताना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन। तो जो पहले दो आपको ये नजर आ रहे हैं सर्कल्स, यानी अपनी की अचीवमेंट्स और प्रोजेक्ट्स, ये आप इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। और फिर ऑब्वियसली स्किल्स को आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। स्किल्स भी इन्हीं जो जब प्रोजेक्ट्स की आप एग्जांपल दे रहे होते हैं तो वहां से आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि इसके अंदर यार कैपेबिलिटीज कौन सी हैं, क्या ये लोगों से कनेक्ट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इसके अंदर है नहीं है, टीम वर्क है नहीं है, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है नहीं है। तो ये सारी चीजें आप स्किल्स के जरिए डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, या इसको टूल्स कौन से आते हैं, या इसको अपने शोबे की जो चीजें हैं उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, वो कहाँ तक हैं। और फाइनली टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, आप जो कि हर शोबे के अंदर चीजें इस्तेमाल होती हैं, तो ये बुनियादी तौर पर इंटरव्यू को पता चलना चाहिए कि आपको ये चीजें कितनी आती है। तो फंक्शनल कॉम्पिटेंस की जो तैयारी का जब मैं साथियों को बताता हूँ तो वो सिंपल मेथोडोलॉजी। आप अपने फॉर एग्जांपल आप बैठ जाएं, घंटा निकाल के एक पेपर ले लें, उसके ऊपर आपने आज तक जितने काम किए हैं ना स्पेसिफिक किस्म के, उनको आप लिस्ट डाउन कर लें। 10-12 आपके अगर प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं अपने करियर के अंदर, बड़े बड़े जो काम है, ऑब्वियसली डे टू डे ऑपरेशन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो की चीजें हैं, वो आपने 10-12 किए हैं, उनको आप लिस्ट डाउन कर रहे हैं। फिर उसको आप प्रायोरिटाइज करें कि यार इसमें से मेरी टॉप चीजें कौन सी हैं जिसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, लोगों के ऊपर, जिसने वाकईतन वहां पे वैल्यू क्रिएट की, वो कौन सा है। फिर आप प्रायोरिटाइज कर लेते हैं 4 से 5। तो जब आप उनको प्रायोरिटाइज कर लेते हैं तो आप बताते हैं कि अच्छा, उसको फिर आप लिखते हैं। आप पहला प्रोजेक्ट 1 सामने लिखते हैं कि वही सिचुएशन एंड टास्क, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, उसको अच्छे तरीके से डिफाइन करें कि फॉर एग्जांपल माय ऑर्गेनाइजेशन वाज फेसिंग द डिक्लाइन ऑफ सेल्स इन डिजिटल प्रोडक्ट्स बाय 30%। पूरा आप उसको डिस्क्राइब करें कि वो प्रॉब्लम्स क्या था, और आप जब गौर करेंगे अपनी चीजों के ऊपर तो आप आसानी से प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि काम तो आपने किया होगा। फिर आप बताएं आगे एक्शंस। फिर आप गौर करें कि यार आपने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया था, इसमें टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज कौन से आपने यूज किए थे, अगर लोगों से कोऑर्डिनेशन की तो कितनी टीम्स के साथ कोऑर्डिनेशन की थी, क्या ये इंडिविजुअल काम था या आपने कोई टीम बनाई थी, और टीम में क्या आपने लीडरशिप की थी, आपने टीम को लीड किया था तो वो यानी वो किस तरह से किया था, उसको आप डिस्क्राइब करते हैं।
और जब आप ये बताते हैं, फिर उसका बताते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या था, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट था, नेगेटिव इम्पैक्ट था, लेसन्स लर्न क्या, तो सीखा क्या आपने उस चीज के अंदर। तो इस तरह से अपने जब प्रोजेक्ट्स को आप 5 से 6 को लिस्ट डाउन कर लेते हैं, तो जब आप इंटरव्यू के अंदर जाते हैं, तो इंटरव्यू में जब भी इंटरव्यू सवाल पूछेगा तो वो मुख्तलिफ एंगल से सेम सवाल पूछ रहा होता है वो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसका एक है, वो ये जानना चाहता है कि आपको ये काम आता ही नहीं था। वो ये सवाल पूछेगा आपसे कि टेल मी द बिगेस्ट प्रोजेक्ट दैट यू हैव एवर डन इन योर लाइफ, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट दैट यू एवर डन इन योर लाइफ। तो अगर आपको ये 5-6 प्रोजेक्ट्स आपने लिस्ट डाउन करके प्रिपरेशन की होगी, तो आप आसानी से आप उसमें से चूज करके उसको आंसर दे सकते हैं। फिर वो आपसे पूछेगा टेल मी एन एग्जांपल वेयर यू वर फेल्ड वंस, या आपको कहीं फेलियर का सामना करना पड़ा। ऑब्वियसली जब आपने प्रोजेक्ट्स को लिस्ट डाउन किया होगा तो वहां पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कि अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं गया, तो आप उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। फिर आपसे पूछेगा टेल मी एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोजेक्ट वेयर यू वर एबल टू क्रिएट मोस्ट वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां वो भी आपके पास तो आपके पास जब रिपोजिटरी ऑफ प्रोजेक्ट्स होगी ना, रिपोजिटरी ऑफ एक्शंस जो कि सॉर्टेड होंगे स्टार मेथोडोलॉजी के ऊपर, तो यू कैन इजीली ब्रिंग द एग्जांपल्स फ्रॉम दैम। और सारे सवाल जो है फंक्शनल जितने भी होंगे वो सारे तकरीबन इन्हीं सवालों से लिंक्ड होंगे, यानी इन्हीं पर आपके प्रोजेक्ट्स के साथ लिंक्ड होंगे। तो उसके अंदर आप बारी बारी जो है वो आप जो है वो चूज कर सकते हैं कि मैंने किस आंसर करने के लिए कौन सी जो है वो एग्जांपल देनी है, किस प्रोजेक्ट की आप उसको एग्जांपल जो है वो ऑडियंस को यानी इंटरव्यूअर को देंगे। तो ये काम आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है। अक्सर लोग ये काम नहीं कर पाते। होता क्या है, मिसाल के तौर पे आप इंटरव्यू में बैठे हैं, आप मुझसे सवाल पूछते हैं, अच्छा यार टेल अस गिव अस एन एग्जांपल फ्रॉम योर करियर वेयर यू हैड टू डील विद प्रेशर। आपको प्रेशर बहुत ज्यादा था, आपको डील करना पड़ा। अब मसला क्या होता है कि अगर वो इंटरव्यूअर ने ये प्रिपरेशन नहीं की, इंटरव्यू वाले जो इंटरव्यू देने वाला उसने अगर प्रिपरेशन नहीं की, तो उसके पास ये एग्जांपल होगी नहीं। वो हमें कोई ऐसा जेनेरिक आंसर देगा कि हमें लगेगा अच्छा इसके सामने कोई ऐसी प्रेशर सिचुएशन से कभी फेस नहीं की, और हमें लगे और ये भी लगेगा कि ये प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि जनरली हर बंदे को फेलियर तो लाइफ में फेस करना पड़ता है, प्रोजेक्ट्स में फेस करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन में फेस करना पड़ता है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसके पास एग्जांपल ना हो। अब वो मसला ही होता है कि उसने प्रिपरेशन नहीं की होती। इसी तरह जितने भी फंक्शनल रिलेटेड सवाल होते हैं, दे कैन ऑल बी आंसर्ड अगर बंदा 1 घंटा निकाल के अपने ये प्रोजेक्ट्स को लिस्ट डाउन कर ले और उसको स्टार मेथोडोलॉजी के जरिए जो है वो सॉर्ट कर ले। ये 1 घंटे की प्रिपरेशन आपको इंटरव्यू आपका सक्सेसफुल करवा देती है। मेरी लाइफ यानी जब मैं इंटरव्यू कुछ दे चुका हूं, तो उसके अंदर एग्जांपल्स हैं कि बाज़ औक़ात फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो बंदा compete कर रहा था, उसने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्यादा परफॉर्म किया हुआ था बनिस्बत मेरे, यानी किसी खास फील्ड के अंदर जब हम जा रहे हैं तो मेरा एक्सपीरियंस कम है उस फील्ड के अंदर, दूसरे बंदे का ज्यादा है, उसकी परफॉर्मेंस उस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा है। हम इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन वो बंदा सिलेक्ट नहीं होता, मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि वो बंदा अपने प्रोजेक्ट्स को सही मानों में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। ऑब्वियसली जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा है उसको पास कोई और मेथोडोलॉजी नहीं आपको जानने की, सिवाय आप खुद बताएंगे तो उसको पता चलेगा। तो अब अगर सही तरीके से आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे अपनी चीजों को, तो वो कभी भी आपको सिलेक्ट नहीं करेगा इस बेस के ऊपर कि हाँ आपने ऑर्गेनाइजेशन में पहले परफॉर्म किया हुआ है। वो एक अलग इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी, बट ही विल बी स्टिल इंटरेस्टेड कि इंटरव्यू के दौरान आप डेमोन्स्ट्रेट करें कि आपने क्या क्या चीजें कंप्लीट की, क्या क्या चीजें अकॉम्प्लिश की। तो अक्सर हमने देखा है कि लैक ऑफ प्रिपरेशन ऑन द प्रोजेक्ट्स लोग अपने इंटरव्यूज जो है वो खराब कर लेते हैं। हालांकि काम उन्होंने किए होते हैं, लेकिन वो डेमोन्स्ट्रेट प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। तो आई थिंक फंक्शनल कॉम्पिटेंस का आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसका सिंपल तरीका है, अपने प्रोजेक्ट्स को की चीजों को लिखें। एक और तरीका भी होता है, बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया होता है और आपको याद नहीं होता कि मैंने इसके अंदर कौन कौन से काम किए। तो इसका सिंपल तरीका है कि जिन लोगों के साथ आपने काम किया, आपका कोई फॉर्मर लाइन मैनेजर है, फॉर्मर कोई कॉलीग है, उसको कॉल करें, उसको कहें कि यार हमने ये प्रोजेक्ट आपके साथ किया था लास्ट टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या उस यूनिवर्सिटी के अंदर, मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया था, तो आपको क्या लगता है कि उसके अंदर हमने कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया था, और आपको क्या लगता है कि मेरा रोल उसके अंदर क्या था। तो आप ये सारी चीजें उससे पूछ के भी अपने इस जो एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स है उसको बेहतर कर सकते हैं। ये मैकिंजी के जो इंटरव्यू मेथोडोलॉजी है उसके अंदर मैं चेक कर रहा था, तो उन्होंने आई थिंक बड़ा अच्छा हमें ये तरीका बताया कि आप ये काम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और इसी तरह हम आगे फिर चलते हैं फंक्शनल कॉम्पिटेंस का, उम्मीद आप लोगों को समझ आ गया होगा। वो है बिहेवियरल कॉम्पिटेंस। अच्छा, अब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो है फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल, जिनका अपने लिहाज से उनका कल्चर सो कॉल्ड उनका अच्छा होता है, और ऑब्वियसली हमारी जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशन, उनके कल्चर उस तरह से एडवांस नहीं होते। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये भी होता है कि अगर आप फंक्शनली कॉम्पिटेंट हैं, आप प्रिपेयर्ड होके भी आए हैं, लेकिन अगर उनको कोई ऐसा रेड फ्लैग नजर आता है जिससे आपका कैरेक्टर जो है वो इन क्वेश्चन नजर आए, तो भी आपको सिलेक्ट नहीं करें। यानी उनको ये फीलिंग आए कि यार आपकी वजह से हमारा कल्चर खराब होगा, फिर भी आपको वो हायर नहीं करेंगे।
तो ये बिहेवियरल वाला इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर सिंपल वो लोग ये देख रहे होते हैं कि ये बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा, क्या ये हमारे साथ मिल के हमें ऑर्गेनाइजेशन को के ऑब्जेक्टिव्स को डिलीवर करने में हेल्प करेगा या नहीं करेगा, कहीं हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे कल्चर को खराब तो नहीं करेगा। बिहेवियरल में सिंपल ये चीज वो चेक कर रहा होता है। बाज को तो ऑब्वियसली, चूंकि ऑर्गेनाइजेशन को भी, मुझे जैसा मैंने कहा कि आजकल ऑर्गेनाइजेशन को भी टैलेंट नहीं मिल रहा उस तरह से, तो भी कंप्रोमाइजेस करते हैं। बट इन आइडियल सिनेरियोज बिहेवियर्स को चेक किया जाता है। मतलब मिसाल के तौर पे रिसेंट तो नहीं, मतलब आप ओवरऑल मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, तो कुछ लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर लोगों को फायर इस वजह से किया जाता है कि वो इन बिहेवियर्स के ऊपर परफॉर्म नहीं करते। मिसाल के तौर पे एक दफा एक बंदा इस वजह से फायर हो गया कि कोई इशू पेश आया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि यार जब भी कोई आपको मसला नजर आए तो आप उसको रिपोर्ट करें। मतलब आपने कोई इंसिडेंट देखा, कोई चीज ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की जो सो कॉल्ड वैल्यूज हैं उसके खिलाफ कोई चीज जा रही है, तो आप उसको रिपोर्ट करें। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो लीडरशिप बड़ी सीनियर पोजीशन के ऊपर था, और उसके सामने एक इशू हुआ, और ये साबित हो गया कि इस बंदे को ये इशू पता था, इसने रिपोर्ट नहीं किया। सिर्फ इस बंदे की इस वजह से उसको फायर कर दिया गया। हालांकि वो बंदा फंक्शनली भी स्ट्रांग होगा, वो डिलीवर भी कर रहा होगा, वैल्यू भी ऐड कर रहा होगा, लेकिन बिहेवियरली मजबूत नहीं था, उसने एक गलती की, इस वजह से फायर हो गया। तो बिहेवियरल कॉम्पिटेंस, और ये हमारे देखिए ये आम सोसाइटी में भी इंपॉर्टेंट है। मिसाल तो आप कोई एम्प्लॉय हायर करते हैं, आप कोई अपने घर में कोई काम करने वाला हायर करते हैं, अगर वो आपके साथ चलने वाला बंदा नहीं है, आपके साथ ईमानदारी उसके अंदर नहीं है, वो काम नहीं करता, कमिटमेंट उसके अंदर नहीं है, तो आप उसको कभी भी नहीं रखेंगे। सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली उसके फिर नाम मुख्तलिफ बदलते हैं। कोई कहता है हमारी वैल्यू जो है वो पर्पस है, कोई कहता है हमारी वैल्यू जो है वो टॉलरेंस है, कोई कहता है हमारी वैल्यू ये है, फला है। अल्टीमेटली वो बेसिक्स पे आता है। अल्टीमेटली सबको आप देखें, आप कंपनीज की वैल्यूज उठा के देख लें, अल्टीमेटली चाहते क्या हैं वो देखें, वो काम मतलब डिलीवर करना चाहते हैं ना। तो जो भी बंदा किसी भी जगह जा रहा है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल बंदा होना चाहिए। वो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है डिलीवरी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें यानी ये वैल्यूज, मुसलमानों को कम से कम इन वैल्यूज के अंदर कभी मार नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये वो बेसिक ईमानी सिफात हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये चीजें हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन रिफ्यूज करे, या कोई ऑर्गेनाइजेशन में हम बिहेवियर्स की वजह से मार खाएं। वो देखिए सिंपल, अगर हमारे अंदर इफाई अहद है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने वाले लोग हैं, तो ऑब्वियसली जिस पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं आप उस पर डिलीवर करेंगे। ये हो नहीं सकता कि आप वादा वो पूरा करने वाले भी हो और आप रिस्पॉन्सिबल भी हो, फिर आप डिलीवरी में कमजोर हो। ऑब्वियसली कॉम्पिटेंस की वजह से मसाइल आ सकते हैं, लेकिन जब वो ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर कर रही है तो ऑब्वियसली वो देख के कर रही होगी कि हाँ ये बंदा काम कर सकता है, कॉम्पिटेंट है। तो आपके अंदर इफाई अहद होना चाहिए। आपको कोई डेडलाइन मिलती है, आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो आप वो डिलीवर करने वाले हो। तो इंटरव्यूअर में वो कैसे चेक करेगा? वो पूछेगा टेल मी एन एग्जांपल वेयर यू आर एबल टू डिलीवर अ सर्टेन टास्क इन वेरी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस। अब ये सवाल उसने पूछा है। अब आपने बताना है कि आपको एक ऐसी एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि पहले आप प्रोडक्ट्स आपने हमने लिस्ट डाउन किए होंगे, तो उसमें से आपको एग्जांपल दे सकेंगे कि यार फलानी जगह पर हम फॉर एग्जांपल मुझे 3 दिन दिए गए कि यार आपने ये काम डिलीवर करना है, और उसके अंदर जो है वो आपने इस इन इन माइलस्टोन्स को अचीव करना है। तो आप वहां पे बताएंगे कि सिंस आई हैव दिस वैल्यू ऑफ बीइंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल इन द टास्क, तो जब मुझे कोई काम मिलता है तो मैं उसको एंड टू एंड लेके प्रॉपर तरीके से डिलीवर करता हूँ। और मैंने ये काम, ये मेरे लिए मुझे टास्क दिया गया था फ्रॉम द मैनेजमेंट, तो मैंने ये इंटरवेंशंस की एंड आई वाज एबल टू डिलीवर देम विद इन डेडलाइंस। तो यहाँ से जब आप उसको बताएंगे बात, तो उसको पता चलेगा हाँ यार जब मैं इसके ऊपर प्रेशर डालूंगा, जब इसके ऊपर मैं वर्कलोड डालूंगा, तो ही विल बी एबल टू डिलीवर इन टाइम। तो ये देखें डिलीवरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू। इसका नाम मुख्तलिफ हो सकता है, बात का वो रिजल्ट ओरिएंटेशन इसको कह रहे होंगे, बात वो कह रहे होंगे कमिटमेंट कह रहे होंगे, मतलब सिनोनिम्स हैं ये सारे। तो अगर अगर उनको ये कॉन्फिडेंस मिल जाए कि ये बंदा डिलीवर कर सकता है, ये बंदा कमिटेड है, और ये काम करना यानी काम टाइम पे डिलीवर करेगा, चीजें जो उसको हम देंगे टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवर करेगा, तो आप बिहेवियरली जो है वो आप प्लस में चले जाते हैं। इसी तरह प्रेशर हैंडलिंग। अब देखिए प्रेशर हैंडलिंग क्यों चाहिए होती है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है सब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट ज्यादा हो, उनके जो वो रिजल्ट्स करना चाहते हैं वो पूरे हो। इस वजह से प्रेशर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, और फिर मुख्तलिफ नोयत के वहाँ पे लोग होते हैं। तो वहां पर ऑब्वियसली कोई बंदा आपको कोई सख्त बात कह देगा, कोई मुश्किल बात कह देगा, कहीं आपके ऊपर ज्यादा बर्डन आएगा, तो आप पेशेंस अपनी लूज करेंगे। तो वो ये जानना चाहता है कि यार ये प्रेशर के अंदर ये बंदा कैसे परफॉर्म करता है। क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आपको आजकल देखें, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी कि जहाँ पे प्रेशर ना हो। हर जगह आपको टारगेट्स होते हैं, हर जगह यानी आपको अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ता है। तो इंटरव्यूअर ये कॉन्फिडेंस यानी लेना चाहता है कि अच्छा यार मैं इसको जब थोड़ा सा काम ज्यादा दूंगा तो क्या ये प्रेशर हैंडल कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, उसके अंदर ये कोई यानी अपना अपना टेम्पर है वो लूज तो नहीं करता, या ये उसके नीचे क्रम्बल बिल्कुल वो जो बिल्कुल परेशान तो नहीं हो जाता, ऐसा बंदा तो नहीं है।
तो देखें दीन की क्वालिटीज है, वही बात है कि जितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो, जितने भी आपको चैलेंजेस दिए जाएं, आप उसके अंदर अपना काम, कूल, प्रेशेंस, जो पेशेंस है, फोरबेरेंस है, उसको आप मेंटेन करते हैं। तो ये दूसरा बिहेवियर है। जनरली तकरीबन सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये चेक करते हैं। वो आपको कहेगा कि अच्छा, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एन इंस्टेंस वेयर देयर वाज अ ह्यूज प्रेशर ऑन यू एंड यू वर एबल टू अकम्प्लिश सम टास्क। तो ये भी हमने जो पिछले एग्जांपल दी प्रोजेक्ट्स की, तो वहां से आपको एग्जांपल ला सकते हैं कि यार फॉर एग्जांपल जब मैं वहां था तो मेरे सेल टारगेट इतने ज्यादा थे, और हमें या फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा ऑपरेशंस में है कि यार हर टाइम मुझे कॉल आ रही है, शाम को कॉल आ जाती है कि यार इस इशू को हल कर दो, सुबह अर्ली मॉर्निंग कॉल आ जाती है कि इसको आप इशू को हल कर दो, मैनेजमेंट की तरफ से कॉल आ जाती है कि यार फलाना प्रॉब्लम अभी तक हल नहीं हुआ, लेकिन मैं उसको कूल काम तरीके से सुनता हूँ, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता हूँ, और फिर मैं उसको डिलीवर करता हूँ। तो जब आप ये जवाब दे रहे होते हैं तो आप अपना प्रोसेस भी बता सकते हैं कि आप इस तरह की चीजों को हैंडल कैसे करते हैं, और फिर आप उसको अगर टाइम इंटरव्यू देता है तो आप उसको एग्जाम्पल के साथ बैक भी कर सकते हैं। बाजू का तो ऑब्वियसली बात चीजों में आपको एग्जाम्पल का टाइम वो नहीं देगा, जल्दी जल्दी मूव कर रहा होगा इंटरव्यू जो लेने वाला बंदा है, तो उसमें फिर आप देख सकते हैं कि कहाँ एग्जाम्पल देनी है, कहाँ मुझे सिर्फ अपना प्रोसेस बता देना है। तो प्रोसेस आप इस तरह से बताएं कि उसको लगे कि यार ये वाकईतन ये प्रोसेस फॉलो करता है। तो अब तो इन इन चीजों पर भी आप गौर करें कि आपने अपनी जो जो करियर है उसके अंदर डिलीवरी कहाँ अच्छे तरीके से दिखाई है, कहाँ प्रेशर अच्छे तरीके से हैंडल किया है, टीम वर्क। बाज जॉब्स के ऊपर जो है वो टीम वर्क जो है वो रिक्वायर्ड होता है कि आपको मल्टीपल लोगों के साथ काम करना पड़ता है। जैसे मेरा रोल है अच्छा बिजनेस पार्टनरिंग का रोल है, तो मेरा एक्सपर्ट रोल नहीं है, मुझे हंड्रेड्स ऑफ पीपल के साथ जो है वो ऑब्वियसली अक्रॉस नंबर ऑफ मंथ्स के स्पैन पे हंड्रेड्स ऑफ लोगों के साथ डील करना पड़ता है, मल्टीपल, कभी एक दिन में 5-6 लोगों के साथ डील करना पड़ा, अगले दिन डिफरेंट लोगों से डील करना पड़ेगा। तो मेरे अंदर ये टीम वर्क की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, लोगों के साथ मिलने की इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, सोशल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ये भी हमारा दिन हमें सिखाता है कि हमारे अंदर इंटरपर्सनल स्किल, लोगों के साथ ताल्लुक, लोगों के साथ डील कैसे करना है, लोगों के साथ बात कैसे करनी है, लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक कैसे रखना है, दीन की तालीमात है सारी। तो टीम वर्क हमारे अंदर भी होना चाहिए। बाज जॉब्स में ऑब्वियसली नहीं चाहिए होगा, बाज एक्सपर्ट ओरिएंटेड जॉब्स होती हैं जहां पे आपको अकेले काम करना होता है, बाज जगहों पे टीम वर्क। इसमें भी सिंपल है, आपसे सवाल पूछेगा कि यार आप बताएं कि जब आप टीम के साथ काम करते हैं तो क्या इश्यूज फेस आते हैं। अब देखो ओपन एंडेड सवाल है, तो आप जनरली भी जवाब देंगे, फिर आप एग्जांपल भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करे थे, तो वहां पर हमारा ग्रुप था 6 लोगों के साथ, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता था कि फॉर एग्जांपल उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बंदे की राय डिफरेंट थी, दूसरे की राय डिफरेंट थी। तो हम क्या करते थे, वी यूज टू होल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ताकि सब लोग एक पेज पर आए, पहले आइडियाज को डिस्कशन किया जाए, फिर डिजाइन थिंकिंग के थ्रू हम आइडियाज को जो है वो कंसोलिडेट करके जो है वो एग्रीमेंट क्रिएट करते थे। तो आप फिर अपनी एग्जांपल दे सकते हैं कि टीम वर्क के थ्रू इसके ऊपर भी। सो प्रोजेक्ट्स के साथ आप इन 5-6 चीजों के ऊपर भी सोचेंगे, ताकि जब वो बिहेवियर्स, जब एचआर के सवाल आते हैं या जो बिहेवियरल सवाल आते हैं, उनको आप कैसे आंसर करते हैं। जनरली इन चीजों का भी ताल्लुक आपके फंक्शनल जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं के साथ होता है, एग्जाम्पल भी वहीं से आएंगी, लेकिन आपको थोड़ा गौर करना होगा कि आपने ये चीजें कहाँ डेमोन्स्ट्रेट की हैं। फिर ट्रांसपेरेंसी है। देखो कोई भी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा बंदा आ जाए जो चीजों को छुपाता है, जो एथिकल ना हो, जो सच ना बोलता हो, जिसके अंदर अमानत ना हो। कोई भी ऐसा बंदा, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बंदा नहीं चाहती। तो तो वो जो आपके ओवरऑल इंटरव्यू से और वो जज करना चाहेगा कि बंदा ऑनेस्ट है नहीं है, ट्रूथफुल है नहीं है। तो आप अपने आंसर्स के अंदर भी अपनी ऑनेस्टी को मेंटेन रखें, एग्जैजरेट ना करें चीज़ों को। अगर कुछ सवाल नहीं सही तरीके से मालूम तो बता दें कि यार ये मेरा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम डेवलपिंग ऑन इट। कि यार ये चीज़ फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा सवाल आ जाता है बिल्कुल फैक्चुअल है, अगर आप उसका आंसर नहीं पता तो उसको बता दें कि हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हाँ आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, कुड यू हेल्प मी विद दिस, या कुछ इस तरह करके आप उसको उसका जवाब दे सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी वो लोग देख रहे होते हैं। फिर कम्युनिकेशन है, बयान की क्वालिटी। आपको पता है कि दीन हमें सिखाता है कि हमारे अंदर माफी ज़मीर जो अपना, जो हमारे अंदर जो आइडियाज हैं, चीज़ें उनको एक्सप्लेन करने की हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि जितनी भी आप इंटरव्यू से पहले प्रिपरेशन करते हैं, उससे आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होती है। जब आपके पास सब्सटेंस होता है ना, कंटेंट होता है, तो आप आसानी से बयान कर लेते हैं। कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत कोई फ्लैशी इंग्लिश आनी चाहिए, बहुत अच्छी उर्दू आनी चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब है कि अपनी बात को कन्वे कर सके, अपनी बात को पहुंचा सके। तो जितने भी हमने पहले एग्जाम्पल दी, बिहेवियर से रिलेटेड चीज़ें, फंक्शन से रिलेटेड चीज़ें, आप उनको अच्छे तरीके से फैक्ट के साथ, चीज़ों के साथ, एग्जाम्पल के साथ उनको एक्सप्लेन करें। तो इसका भी, इन चीज़ों का भी प्रिपरेशन का वही तरीका है। प्रोजेक्ट्स के सामने आप लिखें कि वो वैल्यूज कौन सी थी, वो बिहेवियर्स कौन से थे जो आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर डेमोन्स्ट्रेट कराए हैं, डिलीवरी के अंदर, प्रेशर हैंडलिंग के अंदर, टीम वर्क के अंदर, ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आप लिख लें। तो अब अगर आप 90% ऑफ द इंटरव्यू देखेंगे ना, तो वो इन्हीं पिछली दो जो मैंने स्लाइड आपको दिखाई, फंक्शनल कॉम्पिटेंस और बिहेवियरल कॉम्पिटेंस, 90% क्वेश्चन इन्हीं दो के मुतालिक होते हैं। 90% को आप जवाब दे सकते हैं अगर आप वो घंटा लगा के अपने प्रोजेक्ट्स को सॉर्ट कर लें, उसको डिटेल में लिख लें कि यार इसके अंदर आपने असल में काम क्या किया था, आपका रोल क्या किया था, और उसके अंदर से रिजल्ट क्या निकले। जब आप ये कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर एनी बिहेवियर और फंक्शनल रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक हो गया। चौथी चीज जो हमने बात की पर्सोना ऑफ एन आइडियल कैंडिडेट, वो था अडेप्टेबिलिटी। बाज़ औक़ात, जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी कि बाज़ औक़ात क्या होता है
कि आपके पास रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज या रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एक्सपीरियंस नहीं होता, और ऑर्गेनाइजेशन के पास भी अक्सर ऐसा होता है कि चॉइस नहीं होती कि वो परफेक्ट कैंडिडेट लेकर आए। वो हमेशा एक लेवल नीचे देख रहे होते हैं, अच्छा यार चलो कोई मसला नहीं है, हमें एक बंदा चाहिए था जिसके पास ये 10 चीजें आती हो, चलो 10 चीजें नहीं आती, 5 तो आती हो, तो बाकी हम सिखा लेंगे। ये मेथड माइंडसेट होता है लाइन मैनेजर्स का कि चलो बंदा लेकर आओ, आ जाओ, एटलीस्ट बंदे को हम सिखा सकेंगे, पहले 3-4 महीने में हम ट्रेन कर लेंगे, अक्सर ऐसा होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप अपनी अडेप्टेबिलिटी शो करें, आप ये शो करें कि मैं चीजें सीख सकता हूं, मैं चीजें लर्न कर सकता हूं। वो कैसे शो करेंगे? आप बताएंगे कि आपने फलां कोर्सेज लिए हैं, आपने फलां सर्टिफिकेशन की है। सर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि वो चाहेगा कि आपने, मतलब वो ये देख रहा होगा कि आपके पास डिग्रियां कितनी है या नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन या कोर्सेज यही चीज इंडिकेट करती हैं कि आप हमेशा लर्न कर रहे होते हैं, आप हमेशा सीख रहे होते हैं। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप सिचुएशन जब चेंज होती है तो उसको अडेप्ट कर जाते हो। आपको फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो आप अपने आप को अवेयर रखते हो कि आपकी फील्ड के अंदर कोई चीज चेंज हुई है, तो आप उसके बारे में असल में जानते हैं। फिर एक्सपोजर के हवाले से कि आप लोगों से मिलते हैं, मिसाल के तौर पे आप ये मेंशन कर दें कि वहां पर किसी सवाल के जवाब में, या जब वो पूछे कि फॉर एग्जांपल कि मैं अपने जो फील्ड रिलेटेड जो मेरे एक्सपर्ट्स हैं उनसे मैं गाइडेंस लेता रहता हूं, मैं उनसे इन टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कशन करता रहता हूं, या अपने फील्ड के बारे में फलां लोगों से बात करता हूं। इससे भी इंडिकेशन होगी कि यार ये बंदा अडेप्टेबल है, ये सीखने वाला बंदा है, ये बिल्कुल शेल में रह के, एक जगह रह के अपने एक्सपीरियंस से भरोसा करने वाला बंदा नहीं है। ये सीखता है, लोगों को रीच आउट करता है, ये कोचिंग वगैरह लेता है, लोगों से मिलता है, लोगों से सीखता है, इंटरेक्ट करता है। तो ये भी इंडिकेशन होगी कि अच्छा यार ये बंदा अडेप्टेबल है, इसको सिखा लेंगे, ये बंदा सीखने वाला है। और बाजू का आप क्या कहते हैं कि आप ऑन द जॉब कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि यार फिलहाल सिचुएशन मुझे दी गई और मुझे उसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी, बट आई टुक दैट चैलेंज, और मैंने कहा कि मैं इसके बारे में पढ़ूंगा, मैं सीखूंगा और मैं डिलीवर करूंगा। और अक्सर हमारे ऑफिस में ऐसी एग्जांपल आती हैं। हमारे एक दोस्त थे तो उनको जब शुरू में वो एक ऑर्गेनाइजेशन में गए तो वहां पे उन्होंने उसको बहुत लार्ज डेटा सेट्स की कोई चीज दे दी कि यार इसको इसको इसका सोल्यूशन लेकर आओ। अब वो अगर उसको मैनुअली हल करने पे लग जाता तो वो उसको इन डेज लगने थे, महीने शायद लग जाते। उसने मैटलैब एक प्रोग्राम होता है, एक लैंग्वेज है, उसको उसकी कोडिंग वगैरह उसकी चीजें सीखी, और उसके थ्रू उसने उस डेटा सेट्स को घंटों के अंदर सॉल्व कर लिया। तो अब ये चीजें, अब जब ऐसी कोई एग्जांपल अपनी जॉब से देंगे तो जो लाइन मैनेजर है वो कॉन्फिडेंट होगा, यार अच्छा मैं इसको कोई चीज अगर डिफिकल्ट भी दूंगा ना, आउट ऑफ द ब्लू दूंगा, तो ये जाके सीख के कर लेगा। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंडिकेट करती हैं कि बंदा अडेप्टेबल है। ये बंदा यानी ये बंदा, इस बंदे को कोई भी सिचुएशन दी जाएगी तो ये उसके अंदर जाके कोई ना कोई सोल्यूशन लेकर आएगा, सोल्यूशन लाने वाला बंदा है, सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाला बंदा नहीं है, अडेप्टेबल है, सीख सकता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी जगह इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तो आपको ये कॉन्फिडेंस शो करना होता है कि आप अडेप्टेबल हैं। मिसाल के तौर पर मैं जब पिछली मेरे मेरे एक जगह में इंटरव्यू दे रहा था, तो मेरा एक्सपीरियंस उतना नहीं था जितना उस जॉब पे रिक्वायर्ड था। और मेरी, जनरली मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट आदमी हूं, तो उस रोल के अंदर कैपेबिलिटी ये चाहिए थी कि आप पीपल, और पीपल यानी जो होता है ना वो एक्सट्रोवर्ट किस्म का बंदा जो लोगों को बहुत एंगेज करने वाला हो, बस क्रिएट करने वाला हो, लोगों को लेके चलने वाला, इस तरह की उसमें ज्यादा स्किल चाहिए थी। अब मैंने उनको ये बता, जब मैं इंटरव्यू में गया तो मेरा फोकस ये था कि मैं ये डेमोन्स्ट्रेट करूं कि यार ये मेरा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट तो है, लेकिन मैं इसके ऊपर कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा हूं, मैं इसको फ्यूचर में इंप्रूव कर लूंगा। मैंने कुछ ऐसी इनको एग्जांपल दी कि मैं पर्पसफुली जाके लोगों से मिलता हूं, इंटरेक्ट करता हूं, उनके साथ कनेक्शंस रखता हूं, ताकि उनको ये कॉन्फिडेंस मिल जाए कि अच्छा अगर इसको मैं ये रोल देते हैं तो ये फ्यूचर में जाके अपने इस एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट को बेहतर कर लेगा, इसको ब्रिज कर लेगा। तो ये बेसिकली अडेप्टेबिलिटी है। या फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है, आप कोई, जैसे डेटा एनालिसिस की बार बार बात हो रही है, कोई और प्रोडक्ट मैनेजर है फॉर एग्जांपल, तो उनको पता लगे कि अच्छा इसने प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज्यादा तो काम नहीं किया हुआ, लेकिन इसको प्रोडक्ट नॉलेज के अंदर इंटरेस्ट है, इसने कोई फला कोर्स लिया हुआ है प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर, मोनेटाइजेशन के अंदर, तो उससे भी उसको इंडिकेशन हो जाएगी हाँ इसको मैं सिखा लूंगा। हमने अक्सर हायरिंग ऐसी देखी है कि जिसमें बाजू का जो लीडर्स हैं वो बिल्कुल फ्रेश बंदे को भी हायर कर लेते हैं, उस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस ही नहीं होता, जो कि वो ये चीजें देख रहे होते हैं, यार ये बंदा, इसको मैं सिखा लूंगा, ये सीखने वाला बंदा है, मेहनत करने वाला बंदा है, इसको मैं एक्स्ट्रा काम दूंगा सीखने के हवाले से, ये सीख जाएगा। इस कॉन्फिडेंस के अंदर भी जो है वो चीज सिलेक्ट हो जाती है। तो समराइज करते हैं जो भी हमने बात की कि आइडियल जो हमारा कैंडिडेट होता है उसके अंदर 4 चीजें इंटरव्यू देख रहा होता है। एक, कि वो प्रिपेयर्ड और मोटिवेटेड होना चाहिए। इसकी हमने एग्जांपल दी कि आपको प्री वर्क करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, इंडस्ट्री के बारे में करनी पड़ेगी, और इंटरव्यू जो लेने वाले उनके बारे में मालूम होना चाहिए। फंक्शनल कॉम्पिटेंस, तो हमने कहा आप अपने प्रोजेक्ट्स को लिस्ट डाउन करें विद स्टार मेथोडोलॉजी। बिहेवियर का भी हमने यही कहा कि प्रोजेक्ट्स को लिस्ट डाउन करें विद स्टार मेथोडोलॉजी, और लिंक करें कि आपने वो बिहेवियर्स
कहाँ शो किए, और जनरली बिहेवियर्स हर जगह ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, नामों का फर्क होता है, जनरली बिहेवियर्स वही होते हैं जो हमने दुनिया में सक्सेस के तरीके हैं कि आप अपना वादा पूरा करते हो, आपके अंदर अमानत हो, आपके अंदर यानी एथिक्स अच्छी हो, आपकी मोरालिटी अच्छी हो, ट्रांसपेरेंट हो, ट्रूथफुल हो, यही चीजें हर जगह देखी जाती हैं। टीम के साथ चल सकते हो, लोगों के साथ चल सकते हो, पेशेंस रखते हो डिफिकल्टीज के अंदर, यही चीजें हर जगह यूज होती हैं, नाम फर्क हो सकते हैं, तो ये कॉम्पिटेंस आपके अंदर होनी चाहिए। फिर चौथी चीज अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर फंक्शनल कॉम्पिटेंस उतनी मजबूत नहीं है, अडेप्टेबिलिटी में आप हाई हो, आप कहें कि यार हाँ मैं इन चैलेंजेस को ले सकता हूँ, इन चैलेंजेस को कर सकता हूँ, तो ये चार चीजें आप अगर इंटरव्यू में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन बिकम हाई। यहां तक किसी का कोई सवाल हो, फिर इसको इंशाल्लाह मैं आगे थोड़ा सा रोल्स के बारे में बात करके फिर क्लोज करते हैं इंशाल्लाह। यहां तक किसी का कोई सवाल हो? जी सर भी एक सवाल था जी जी कि माशाल्लाह एक तो माशाल्लाह बहुत डिटेल में आपने बताया, बहुत बेनिफिशियल था। जी आपने जो पहला पॉइंट किया ना एक्सप्लेन जी प्रिपरेशन एंड मोटिवेशन में, उसमें जी जो थर्ड पॉइंट था कि नो द इंटरव्यूअर आपने जो जी बताया, जी लेकिन समटाइम्स ना कि कंपनीज मतलब इस चीज़ को प्राइवेट रखती हैं, एक्सपोज नहीं करती कि आपका इंटरव्यू कौन लेगा। जी। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कोई मसला नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है। देखिए जब वो अगर वो बता नहीं रहे ना फिर तो और मामला है, लेकिन ये कि अगर आप उनको कॉल करके कहेंगे कि हमें बता दें कि इंटरव्यू उसको, फॉर एग्जाम्पल जितने मैंने इंटरव्यू दिए मैं उनसे पूछ लेता हूँ, जब मुझे कोई कॉल कर रहा होता है ना कि आपका इंटरव्यू है, तो मैं उनको कह देता हूँ कि अच्छा इंटरव्यू लेने वाले कौन है। तो अक्सर बहुत कम रिफ्यूज करते हैं वो लोग, बता देते हैं, बल्कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन तो लिख देती हैं कि अच्छा ये पैनल पैनल होगा, इसमें ये वाला बंदा ये इंटरव्यू, ये वाला बंदा ये इसका रैंक है, ये वाला इंटरव्यू साइड करेगा, ये वाला एचआर से ये साइड बंदा होगा, स्टेक होल्डर से ये होगा। तो अक्सर वो बता देते, तो अगर आप उनसे पूछेंगे तो बता देंगे। जब वो नहीं बता रहे तो कोई इशू नहीं है, फिर तो देखो फिर तो आपके पास कोई वो रास्ता नहीं है, फिर बाकी दो चीजें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, ठीक और है। फिर जब वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, जब ऑब्वियसली जब इंटरव्यू में बैठते हैं तो जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसको गौर से सुने, उनके नाम ठीक है। जहन में रख लें उनका, ताकि आप इंटरव्यू के दौरान तब उनको लगे कि आप लिस्नर अच्छे हैं, आप सुन रहे हैं बात, तो उनकी जब वो बात कर रहे हो, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो गौर से सुने कि अच्छा ये वाला, और रिकग्नाइज करें फेसेस, अच्छा ये बंदा लाइन मैनेजर है, ये एचआर से है, ये फ्लां से है, इतना पता चल जाता है। तो वहां पे फिर आप प्रेजेंस शो करें ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। जी, और कोई सवाल? जी ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मैंने रोल्स की देखी है, मैंने कहा इसके बारे में क्विकली मैं बात कर लूंगा ताकि आपको, जैसे बिजनेस एनालिस्ट है। देखिए बिजनेस एनालिस्ट अगर अपनी सक्सेस चाहता है तो उसने शो करना है इधर थ्रू, अगर बिल्कुल एंट्री लेवल पोजीशन है तो यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स के जरिए वो शो करेगा कि कहाँ उसने एनालिसिस रिलेटेड काम किए। अगर एक्सपीरियंस आदमी है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो अपने पिछले करियर से एग्जांपल देगा कि जहाँ पे उसने बिजनेस एनालिसिस की जो है वो प्रोजेक्ट्स किए हैं, वहां पर कोई डिलीवर किया है, बिजनेस को हेल्प किया है थ्रू इनसाइट्स, प्रेजेंटेशन अच्छी डिजाइन की हैं, इनसाइट अच्छी तरीके से डिजाइन की हैं, या उनको कम्युनिकेट अच्छी तरीके से किया है, उसको डेटा को एक्सप्लेन करने की स्टोरी टेलिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये बिजनेस एनालिस्ट को इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करना अपनी, इस तरह कोई डेटा एनालिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है, तो उसको अपने टूल्स का, हाँ बल्कि बिजनेस एनालिस्ट भी अपने टूल्स को डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि उसको एक्सेल आता है या कोई एडवांस डेटा एनालिसिस के टूल्स आते हैं, वो कहाँ कहाँ काम करता है। इसी तरह डेटा साइंटिस्ट है, वो अपनी जो है जो एडवांस सेट ऑफ टूल्स है डेटा के हवाले से उसके बारे में बताएगा, या एडवांस या लार्ज डेटा सेट्स को एनालाइज करने के हवाले से या डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के हवाले से अपनी सक्सेस स्टोरीज बताएगा। प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो बताएगा कि उसने किस तरह के प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं, कितनी उससे सेल्स वो लेकर आया, कितना उससे रेवेन्यू लेकर आया, प्रोडक्ट को डेवलप करने में क्या कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, टीम को कैसे एंगेज किया प्रोडक्ट को डेवलप करने के हवाले से, प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी टीम एंगेज थी। इस तरह की एग्जाम्पल के जरिए वो अपने प्रोडक्ट मैनेजर के एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करेगा। इस तरह फाइनेंस मैनेजर है तो वो डिपेंड करता है फाइनेंस के किस डोमेन में है, रिपोर्टिंग के अंदर है तो वो शो करेगा कि यार उसने किस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की के लिए रिपोर्टिंग को मैनेज किया है, उसके अंदर क्या क्या यानी कि उसका स्केल क्या था। अगर वो फाइनेंशियल एनालिसिस की टीम है तो वो बताएगा कि उसने किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस को जो है अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में अपने डेटा के थ्रू, अपने एनालिसिस के थ्रू, अपने फाइनेंस की एक्सपर्टीज के थ्रू हेल्प किया है, वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा। इस तरह डेवलपर है, प्रोग्रामर है, सिंपल है तो अपने जो उसने कोई एप्स डेवलप की हैं, एप्लीकेशंस डेवलप की हैं, उसकी एग्जांपल देगा। कोई ऑपरेशंस मैनेजर है तो जिस शोबे के अंदर वो ऑपरेशंस को देखता है उसकी एग्जांपल, उसका स्केल बताएगा कि उसने किस लेवल ऑफ ऑपरेशंस मैनेज किए हैं। सेल्स है तो डेफिनेटली शो करेगा कि उसने कितनी रेवेन्यू किसी कंपनी के लिए लेकर आया है, किस रीजन में काम किया है, लोगों सेल्स की उसका प्रोसेस क्या होता है, लोगों को एंगेज कैसे करता है, प्रोडक्ट को सेल कैसे करता है, प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कैसे करता है, या बड़ी बड़ी जो सेल्स डील्स उसने कहीं लॉक की हैं वो कैसे की हैं। तो ये जितने भी रोल्स हैं आप सारे आई थिंक कुछ ना कुछ इनसे लिंक्ड होंगे। तो आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि आपने
अपने शोबे के अंदर सक्सेस कैसे क्रिएट की है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर हम अपने सीवी पे, अपनी चीज़ों पे गौर करें, तो कुछ ना कुछ हम ऐसी एग्जांपल्स लेकर आ सकते हैं, जिससे हम ये डेमोन्स्ट्रेट कर दें कि हमें ये काम आता है। और अगर फॉर एग्जांपल वो भी नहीं है, तो जैसा मैंने कहा कि आप एडेप्टेबिलिटी शो कर दें, आप इन चीज़ों के हवाले से अपना इंटरेस्ट शो कर दें थ्रू सम एग्जांपल। कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया होगा, कोई कोर्स लिया होगा, कोई कोई इंटरेक्शन किया होगा, कोई पार्ट टाइम कोई काम किया होगा, अभी पढ़ना शुरू किया होगा, या किसी तरीके से आप इंडिकेट कर दें कि आप इन चीज़ों के, या फॉर एग्जांपल पैरेलल स्किल सेट शो कर दें। जैसे अभी हम रिसेंटली एक दोस्त जो है वो एचआर के शोबे में हायर हुए, अब उनके पास एचआर का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो कम्युनिकेशंस के अंदर थे। तो इंटरव्यू के दौरान वो ये डेमोन्स्ट्रेट कर पाए टू द इंटरव्यूअर्स कि यार मेरी कम्युनिकेशन की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि जो एचआर का आपका काम है, मैं एचआर की जो कॉम्पिटेंस है डेवलप कर लूंगा, बाकी कम्युनिकेशन के थ्रू मैं आपको आपकी जो ह्यूमन कैपिटल या एचआर का काम है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा। ये वो डेमोन्स्ट्रेट कर पाया, ही गॉट हायर्ड, हालांकि एक्सपीरियंस नहीं था एचआर का। सो इसी तरह मैं अपनी एग्जांपल दूं, मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बिजनेस का बैकग्राउंड है, लेकिन मैं एचआर में आया, मैं उनको डेमोन्स्ट्रेट कर पाया कि हाँ मैं लोगों को डेवलप करने में इंटरेस्ट रखता हूँ, मेरे लोगों से रिलेटेड ये काम मैंने जिंदगी में किए हैं, मेरे एजुकेशन में इंटरेस्ट है, फला इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है। तो आई वाज एबल टू स्विच माय करियर टू एचआर। तो बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। सो आइदर डायरेक्टली आप इन चीजों को एड्रेस करें, इनडायरेक्टली एड्रेस करें, गिव सम एविडेंस कि आप ये काम कर सकते हैं। फिर ये कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, ये आई थिंक पहले काफी क्वेश्चंस मैं आपके सामने जिक्र कर चुका हूं, तो ये कुछ रेपिटेटिव हैं। एचबीआर ने एक जगह आर्टिकल है उनका कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस, तो ये भी सिंपल वही सवाल है, कुड यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ, डिस्क्राइब योर बैकग्राउंड इन ब्रीफ। तो ये बेसिकली वो स्टोरी जानना चाह रहा है कि आपका किस इलाके से हो, कहाँ से एजुकेशन हासिल की, आज जिस करियर में हो उसमें कैसे आए, एजुकेशन कहाँ से हासिल की, प्रोफेशनल करियर का स्पैन क्या है। तो इसके लिए आप इंटरव्यू के मोड को देखते हुए अच्छे तरीके से ब्रीफली जो है वो 1 से 1.5 मिनट में, 2 मिनट में आप उसको स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। जितनी ये स्टोरी अच्छी होगी इनिशियल, उसका इंटरव्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है। हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस पोजीशन, वो इसलिए जानना चाहते हैं कि यार आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका इंटरेस्ट कितना है। मिसाल के तौर पे अगर वो आप कहते हैं कि नहीं मुझे आप लोगों ने कॉल की थी, अब अक्सर हम किसी से सवाल पूछते हैं कि यार आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों इंटरेस्टेड है, तो अक्सर जवाब देता है कि भाई मैंने तो अप्लाई नहीं किया, मुझे तो रिक्रूटर ने रीच आउट किया था। अब ये फैक्चुअली बात ठीक है, लेकिन वो ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है कि तो सवाल उससे ये बनता है कि भाई आप इंटरव्यू तो देने आए ना, कॉल तो हमने की थी, लेकिन इंटरव्यू देने आप खुद आए, चल के आए, आप इंटरव्यू में बैठे हैं, तो आप क्यों बैठे हैं इंटरव्यू के अंदर। तो उसका जवाब ये होता है कि मैं, हाँ मुझे फॉर एग्जांपल आई वाज कांटेक्टेड बाय योर रिक्रूटर ऑन लिंक्डइन कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो जब मैंने जॉब इवैल्यूएट की तो मुझे लगा कि इट्स वेरी सूटेबल फॉर मी। सो मैंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब स्टडी किया और मैंने चीजें देखी, तो मैंने देखा कि दिस आर वेरी अलाइंड विद माय प्रोफेशनल करियर, इसलिए मैं इस पोजीशन के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। तो अब बात फैक्चुअली ये भी है। और अगर आप इंटरव्यू में वैसे चले गए हैं, तो इसका मतलब है फिर तो आपने सोचा नहीं है, बगैर सोचे समझे आप इंटरव्यू में चले गए, तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। तो ये इसलिए वो पूछते हैं कि अच्छा यार आप कैसे आए, आपको पता कैसे चला। तो उसमें जो जो यानी जनरली आपने खुद अप्लाई किया होता है और अक्सर का रिक्रूटर ने किया होता है, तो दोनों में आपने जवाब ही देखना है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट आपने कैसे शुरू किया, क्यों आपकी क्या ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से आप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आपने शिफ्ट किया या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लोर करना शुरू किया। जैसे मैं फॉर एग्जांपल टेनोर में गया, तो मैंने उनको कहा कि मैंने आपके सीईओ को सुना था एक फोरम पे, और मुझे लगा कि आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अभी पुरानी बात है, तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं माइकल से मिला भी था, मैंने उससे इंटरेक्ट भी किया, और मुझे लगा कि नहीं दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मतलब इसका इन्वायरमेंट ऐसा है, इसके ये ऐसी टेक्नोलॉजीज में काम कर रही है जिससे मुझे मेरे करियर में फायदा हो सकता है। तो जब मैंने उनको एग्जांपल दी, तो ऑब्वियसली वो क्रेडिबल एग्जांपल थी। मैंने उनको एक इवेंट की जहाँ पे वो सीईओ आया हुआ था और मेरे से सवाल भी पूछा था, मैंने उसको कोट किया, तो उनको लगा हाँ यार ये तो बंदा पीछे पूरा बैकग्राउंड लेकर आया। फिर व्हाट टाइप ऑफ वर्क एनवायरनमेंट डू यू प्रेफर, इसके अंदर आप बता सकते हैं कि यार हाँ मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है, उसको कंप्यूटर साइंस का बहुत शौक है, तो वो चाहता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कंप्यूटर साइंस के बड़े प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा रहा हो। तो आप बता सकते हैं कि हाँ मुझे नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में काम करने में बड़ा मजा आता है, मुझे ऐसा एनवायरनमेंट मजा आता है जहाँ पे हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हो, या जहाँ पे लोग आपस में टीम वर्क करके बहुत डिफरेंट आइडियाज पे काम कर रहे हो, आपस में बड़ा अच्छा तेज इंटरेक्शन चल रहा हो, या स्ट्रेच टारगेट्स हो, मुझे ऐसा एनवायरमेंट पसंद है। तो इसमें आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब जान लेंगे ना जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो फिर आप अपने इस आंसर को उसके मुताबिक ट्वीक भी कर सकते हैं कि अच्छा हाँ आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मैं बड़ा कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट को पसंद करता हूँ, तो
तो अगर उससे तो वो जवाब आपका इन्फॉर्म्ड होगा जब आपको पता चलेगा यार ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा टीम वर्क होता है या बहुत फॉर एग्जांपल एक जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है, तो आप अपने जवाब को उस लिहाज से जो है वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं. देन हाउ डू यू डील विद प्रेशर, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. डू यू प्रेफर वर्किंग इंडिपेंडेंटली और ऑन अ टीम? इसका ताल्लुक रोल के साथ है कि रोल में इंडिपेंडेंट वर्क है या टीम वर्क है, उसके अंदर आप जवाब देते हैं. व्हेन यू आर बैलेंसिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ ऑर्गेनाइज, ये हम बात कर चुके हैं. ये भी प्रेशर हैंडलिंग से इसका ताल्लुक है कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को आपकी अप्रोच क्या होती है, अपनी मेथोडोलॉजी बताएं, प्रीवियस कोई ऐसी अपनी एग्जांपल लाइफ में की है कैरियर में, उसको आप दे सकते हैं. व्हाट डिड यू डू इन द लास्ट ईयर टू इंप्रूव योर नॉलेज, अडेप्टेबिलिटी का सवाल है, बात कर चुके हैं. व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, इसका ताल्लुक है कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए जिस जॉब के लिए अप्लाई करें उसकी सैलरी रेंजेस क्या है, ताकि आप वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि यार आप ओपन है फॉर नेगोशिएशंस. और अगर नहीं पता तो आप बताएं कि यार बेस्ड ऑन आई एम मोर इंटरेस्टेड इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग फॉर द जॉब, सो I'll be open for negotiation when the offer comes. तो अपनी अडेप्टेबिलिटी यहाँ भी शो करें, ताकि क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको पता होता है कि यार हम इस पोजीशन पे कितने पैसे दे सकते हैं. अगर आपको बहुत ज्यादा हाई पैसे कोट कर देते हैं या तो वो शायद इतना अच्छा ना समझा जाए. तो आप वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी शो करें सैलरी के हवाले से. और अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी एक्सपर्टीज इतनी अच्छी है कि अगर आप हायर भी मांगेंगे तो डिमांड करेंगे तो भी ऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेबल होगी, तो वो अलग सिनेरियो है. लेकिन जनरली जितनी आप अडेप्टेबिलिटी सैलरी की कैटेगरी में शो करते हैं उतना आसानी होता है. बाकी ऑब्वियसली आप जब ऑफर आती है तो आप उसमें अपनी निगोशिएशन स्किल्स को इस्तेमाल करके अच्छे पैकेज को कर सकते हैं. सो आई थिंक यही है. काफ़ी आई थिंक टाइम भी ऊपर हो गया है, बस हाँ पूरा हो गया टाइम. तो यहाँ तक किसी का कोई और सवाल हो एंड देन वी क्लोज. तो इसमें मैंने आपके सामने कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं और जनरली एक आइडियल कैंडिडेट का जो पर्सोना है वो भी हमने बात कर ली. कोई सवाल हो यहाँ पर किसी साथी का? जी. शुभ भाई जो अपनी बातें बताई हैं जितनी माशाल्लाह, जी. ये मतलब वेरी कर दी ना पोजीशन टू पोजीशन. मतलब कुछ ऑब्वियसली. बहुत जूनियर पोजीशन होती है में तो मतलब ये डिटेल इतना डिटेल इंटरव्यू नहीं होता, ऐसे ही है. लेकिन सीनियर पोजीशन बिल्कुल पे होते हैं वो. बिल्कुल ऐसे ही है. हम्म. मैंने आपको जेनेरिक अप्रोच बताई है ना, तो हम्म. ऑब्वियसली सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेंगी चीजें ना, लेकिन जनरली ये चीजें होती हैं. यानी ये आपको समरी बता रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल यानी आप जितने भी इंटरव्यूज, फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइनेंस रिलेटेड इंटरव्यूज किए हैं, डिजिटल रिलेटेड इंटरव्यूज किए हैं, टेक्नोलॉजी में किए हैं, कमर्शियल में किए हैं, जो समरी है वो ये है. बाकी ऑब्वियसली बाज जगहों पे वो फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू भी नहीं करते. अच्छा इसके ग्रेजुएशन किस में है, हाँ इसकी इस फलां में है, काम कर लेगा रख लेते हैं. वो डिपेंड करता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियसली वो इस प्रोसेस में आपको ग्रिल करती हैं. यानी जैसे टेलनॉर है, टेलनॉर एटलीस्ट 3 इंटरव्यू लेता है. आप 3 इंटरव्यू, और अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो मुश्किल हो जाता है बहुत. तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए. इस तरह अगर कोई गूगल बड़े मतलब मल्टीनेशनल्स हैं, बाहर की ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो वो 5-5 6-6 इंटरव्यूज लेते हैं. तो वहां पर अगर आप की प्रिपरेशन नहीं है या इस अप्रोच को फॉलो नहीं करते तो फिर आप गोथ्रू यानी आगे नहीं जा सकते, क्योंकि उनको पहले इंटरव्यू में पता चल जाएगा आपके पास कंटेंट बहुत कम है, आपके पास अपनी एक्सपर्टीज को शो करने का जो मटेरियल है वो बहुत कम है. तो वहीं से बंदा आउट हो जाता है. तो इसमें फिर ये तो जितना आप डीप डाइव करेंगे अपने करियर के अंदर, अपने करियर पे गौर करेंगे, अपनी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में देखेंगे मैंने जिंदगी में क्या क्या काम किए, और उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का तरीका आना चाहिए, और फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको रिसर्च होनी चाहिए. बाकी यू राइट कि हर ऑर्गेनाइजेशन में इतनी डेप्थ नहीं चाहिए होती, लेकिन इतनी डेप्थ आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन बिकम हायर इवन इन स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन. ऑलराइट, थैंक यू. या और कोई सवाल? ठीक है. इफ देयर आर नो अदर क्वेश्चंस देन वी क्लोज. तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. इंशाल्लाह उम्मीद है फ़ायदा हुआ होगा. फ्यूचर में आप लोग फीडबैक शेयर करते रहें, ताकि अगर कोई और टॉपिक है, मेरा दिल है इंशाल्लाह रेज्यूमे पे भी थोड़ा सा करेंगे काम, कुछ और इसी तरह के एचआर रिलेटेड टॉपिक जो कि लोगों को हेल्प कर सकते हैं देयर रिलेटेड टू देयर जॉब्स. तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम सेशंस रखेंगे, लर्निंग के ऊपर भी रखेंगे कि अपनी एक्सपर्टीज को अपने शोबे के अंदर आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं. सो देयर कुड बी मल्टीपल थिंग्स लाइक दैट इंशाल्लाह. तो फ्यूचर में इंशाल्लाह हम लोग करते रहेंगे एंड विल कीप इन्फॉर्म्ड. जज़ाकल्लाह खैरन एवरीवन फॉर जॉइनिंग. टेक केयर, दुआ में याद रखें. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशंस में मुलाकात होती है. जज़ाकुमुल्लाह खैरन. बहुत शुक्रिया.